कहानी की शुरुआत में हम रूबिन नाम के बॉक्सर को देखते हैं जिसने जेल में हल्ला मचा रखा था। उसने कहा जो अंदर आएगा मैं उसे मार दूंगा। पुलिस के डंडों से बचने के लिए उसने अपने सर पर कपड़ा बांध लिया। तभी वार्डन वहां आता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। रूबिन ने बताया कि ये लोग मेरे सेल की तलाशी लेने वाले हैं। अंदर मेरे 10 साल की मेहनत है, मैं नहीं चाहता कि ये लोग उसे छीन लें। वार्डन को पता चला कि उसने 350 पन्नों की किताब लिखी थी जिसे वो बचाना चाहता है। वार्डन समझ जाता है कि ये किताब रूबिन के लिए कितनी जरूरी है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, तलाशी मैं खुद लूंगा। तुम अपनी किताब को अपनी पैंट में छुपा लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनने के बाद रूबिन थोड़ा शांत हुआ। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साल है 1966। दो लोग एक बार में घुसकर बारटेंडर और वहां बैठे कस्टमर्स को गोली मार देते हैं। हम देखते हैं कि उनके पास एक सफेद कलर की कार है जिसमें बैठकर वो फरार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यंग रूबिन को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ घूमने निकला था। उसकी कार भी सफेद रंग की थी, इसलिए पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पहचान के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। चलते ऑपरेशन के बीच पुलिस वालों ने उस आदमी से पूछा कि क्या ये वही है जिन्होंने आप पर गोली चलाई। उस आदमी ने साफ इशारा किया कि ये वो नहीं है, लेकिन पुलिस ने उन्हें और आगे आने को कहा और उससे फिर से पूछा, ठीक से देखिए इन्हें, क्या ये वही हैं? रूबिन समझ गया कि उसे फंसाया जा रहा है। दोस्तों, ये वो समय था जब अमेरिका में रंग के आधार पर भेदभाव अपने चरम पर था। कुछ देर बाद वहाँ ऑफिसर डेला पेस्का आता है। ये एक नंबर का कमीना और रेसिस्ट आदमी था और उसने अपनी पूरी जिंदगी बस यही कोशिश की थी कि रूबिन हमेशा जेल में ही सड़ता रहे। सच बताने के बाद बारटेंडर तो मर गया, लेकिन पुलिस ने रूबिन और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम रूबिन को देखते हैं जो जेल में बैठा अपनी किताब लिख रहा था। जल्द ही उसकी लिखी किताब पब्लिश हो गई और वो अमेरिका के हर स्टोर में कुछ हफ्तों तक पड़ी रही। रूबिन जानता था कि उसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, पर अपनी किताब के जरिए वो सिस्टम को बेनकाब करना चाहता था जिसने उसे झूठे इल्जाम में बंद कर दिया। इसी तरह उसकी किताब को पब्लिश हुए 7 साल बीत जाते हैं, पर देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि इसे कुछ भी बदला था। 7 साल बाद हम कनाडा के टोरंटो शहर में एक लड़की को देखते हैं जो आज बुक स्टोर में कुछ किताबें लेने आया था। वहाँ पड़ी दर्जनों किताबों में से पता नहीं क्यों, लेकिन वो रूबिन की लिखी हुई किताब ही उठाता है। उसकी 350 पन्नों की ऑटोबायोग्राफी देखकर उसका तो सर ही चकरा गया। पर सैम ने उसे समझाया कि कभी कभी हम किताबें नहीं चुनते, बल्कि किताबें हमें चुनती हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आइए हम इस लड़के के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है लेज़रा मार्टिन और ये एक ब्लैक अमेरिकन है। मार्टिन बहुत स्मार्ट था, लेकिन पैसों की कमी के चलते उसके माँ बाप उसे पढ़ा नहीं पाए। इसके बाद उसकी मुलाकात सैम, टेरी और लीसा से हुई जो उसके जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों की मदद करते थे। उन्होंने उसके अंदर पोटेंशियल देखा और फैसला किया कि वो तीनों लेज़रा की कॉलेज जाने में मदद करेंगे। हालांकि उसके पिता अपने बेटे को व्हाइट लोगों के साथ नहीं जाने देना चाहते थे। उन्हें डर था कि पता नहीं ये लोग उसके साथ क्या करें। कट टू प्रेजेंट, मार्टिन अब उन तीनों के साथ है और उसने काफी हद तक पढ़ना लिखना भी सीख लिया है। मार्टिन लीसा को वो किताब दिखाता है जो उसने बुक स्टोर से खरीदी थी। इसके बाद उसने उस किताब को पढ़ना शुरू किया और अब रूबिन की आगे की जिंदगी के बारे में हमें इस किताब से पता चलेगा। किताब के हर एक पन्ने के साथ हमें रूबिन की जिंदगी के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। ये वो समय था जब ब्लैक लोगों को खुलेआम बेचा और खरीदा जाता था। छोटा रूबिन एक दिन अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे खेल रहा था। तभी एक व्हाइट आदमी उनके पास आया और उनमें से एक लड़की को अजीब तरीके से छूने लगा। रूबिन ने उसका विरोध किया, पर जब वो नहीं माना तो उसने उसके सर पर बोतल दे मारी। उसके बाकी दोस्त तो वहाँ से डरकर भाग गए, पर रूबिन को उस आदमी ने पकड़ लिया। वो उसे झरने में फेंक कर उसकी जान लेने वाला था, पर तभी रूबिन ने जेब से चाकू निकाला और उसे स्टैब करके वहाँ से भाग गया। उस आदमी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि एक ब्लैक लड़की ने उसे लूटने और जान से मारने की कोशिश की, जिसके बाद रूबिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हम यहाँ डेला पेस्का को देखते हैं। ये वही आदमी है जो आगे चलकर रूबिन को मर्डर के झूठे इल्जाम में फंसाएगा। डेला काले लोगों से नफरत करता था, फिर चाहे वो बेकसूर बच्चे ही क्यों ना हो। कोर्ट में बैठने वाला जज भी एक व्हाइट आदमी था। उसने साफ कहा कि काश तुम थोड़े और बड़े होते तो मैं तुम्हें सीधा जेल में डाल देता। तुम इस समाज के लिए खतरा हो और बड़े होकर तुम एक खतरनाक आदमी बनोगे, इसलिए तुम्हें जुवेनाइल प्रिजन की सजा सुनाई जाती है। रूबिन को पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जो सच में इतने छोटे बच्चे के लिए बहुत ज्यादा था। आजकल के टाइम में अगर किसी ने ऐसा किया होता तो बाहर दंगे और प्रोटेस्ट चालू हो जाते हैं, पर उस समय काले लोग कमजोर थे, इसलिए उनकी आवाज दबा दी गई। रूबिन ने अपनी किताब में जिक्र किया कि वो जगह जीता जागता नर्क थी। जेल में जाने से पहले वो मासूम और सीधा साधा लड़का हुआ करता था, पर वहाँ उसने लोगों की जान लेना सीखा। उसने खुद को ट्रेन किया ताकि कोई दोबारा उसकी आवाज दबा ना सके। उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी, पर वो 8 साल के बाद ही वहाँ से भाग गया। उस समय यूएस आर्मी में सोल्जर्स की इतनी कमी थी कि वो लोगों का बैकग्राउंड चेक किए बिना ही उन्हें सेना में भर्ती कर रहे थे। रूबिन ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और तुरंत उसने आर्मी ज्वाइन कर ली।
वहाँ उसने क्या किया इसके बारे में किताब में जिक्र नहीं था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो वो बहुत कुछ सीख चुका था। उसे समझ आ गया था कि अमेरिका में एक ब्लैक आदमी को जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ता है, और अब से यही उसकी जिंदगी का मूल मंत्र बन गया था। रूबिन एक बार में मे थेल्मर नाम की लड़की से मिला और उसे देखते ही रूबिन को उससे पहली नजर में प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसे लेने पुलिस आई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि रूबिन एक फरार हुआ अपराधी है। डेला ने कहा, तुम्हें क्या लगा तुम भाग जाओगे और हम तुम्हें ढूंढना बंद कर देंगे? तुम्हारी सजा अभी भी बाकी है। उन्होंने उसे फिर से जेल में बंद कर दिया। ठीक उसी पल रूबिन ने फैसला किया कि अब से वो अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल लेगा। अगले 2 सालों में उसने अपनी बॉडी को चलता फिरता हथियार बना दिया। उसने पढ़ना शुरू किया और एक बॉक्सर बनने की तैयारी शुरू कर दी। रूबिन ने उन सारी चीजों का त्याग कर दिया जिसके लिए बाकी कैदी तरसा करते थे। उसके अंदर सिर्फ नफरत भरी थी और वो इस नफरत का सही जगह इस्तेमाल करना चाहता था। जेल से निकलने के बाद उसने तय कर लिया कि अब वो इस जगह कभी नहीं आएगा। इसके बाद लीजा उस बुक को पढ़ना शुरू करती है। उसे पता चला कि जेल से निकलने के बाद रूबिन जल्द एक फेमस बॉक्सर बन गया। वो अपने अपोनेंट को इतना मारता था कि उसका उठना मुश्किल हो जाता था, और अगर सामने वाला व्हाइट बॉक्सर है तब तो उसकी खैर नहीं। डेला को उसकी सक्सेस से बहुत जलन हो रही थी। वो उसे किसी भी तरह फंसाने के हथकंडे सोचता रहता था। काले और गोरे लोगों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, इसलिए उसी साल अमेरिका में बहुत दंगे होते हैं। पुलिस ने हजारों ब्लैक लोगों को डंडों से पीटा और उन्हें जेल में डाल दिया। रूबिन भी इससे बचा नहीं था। एक रात जब वो सो रहा था तो कुछ व्हाइट लोगों ने उसके घर में पत्थर फेंके। मैं बहुत डरी हुई थी, पर रूबिन ने उसे किसी तरह शांत किया। अगले दिन रूबिन का बहुत जरूरी मैच था, जिसे जीतने पर उसे चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिलता। रूबिन ने उसे बहुत पीटा और तीसरे राउंड के खत्म होने तक उसने अपने अपोनेंट की हालत खराब कर दी। सबको पता था कि ये मैच कौन जीता है, लेकिन पता नहीं क्यों जज रूबिन को विनर अनाउंस करने में बहुत देरी कर रहे थे। पूरे 35 मिनट के इंतजार के बाद जब फैसला आया तो उन्होंने जानबूझकर रूबिन को हरा दिया। सब उनके फैसले का विरोध करते हैं, लेकिन वहाँ ज्यादातर व्हाइट लोग थे, इसलिए फैसला नहीं बदला जाता। रूबिन अपने साथ हुई चीटिंग से परेशान था। उस रात वो एक क्लब में गया जहाँ उसने बहुत शराब पी। वो ड्राइव नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक फैन को कार चलाने को कहा। फिर इसके बाद वही हुआ जो होना था। डेला ने उसे पकड़ लिया और उनके ऊपर 3 लोगों के मर्डर के इल्जाम में ट्रायल चलाया गया। एक आदमी जिसने वो मर्डर होते हुए अपनी आंखों से देखा था, उसने पहले तो मना कर दिया था कि रूबिन उस रात उस बार में नहीं था, लेकिन जब डेला ने उसे झूठी गवाही देने के लिए उस पर दबाव डाला तो उसने तुरंत ही अपना बयान बदल लिया। दरअसल उस रात खून होने के बाद उस आदमी ने काउंटर से पैसे चुरा लिए थे और इस बात का डेला को पता चल गया था, जिसका फायदा उठाकर उसने कोर्ट में झूठ बोलने के लिए उसे ब्लैकमेल किया। कोर्ट ने रूबिन और उसके दोस्त को 3 लोगों के मर्डर का दोषी पाया और जज ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। रूबिन जब जेल में गया तो वो कैदियों के कपड़े पहनने से मना कर देता है। उसने कहा, मैं बेकसूर हूँ, इसलिए वो कपड़े नहीं पहनूंगा जो क्रिमिनल्स को पहनाए जाते हैं। वार्डन को उसकी ये बात कुछ राज नहीं आई, जिसके बाद उसने उसे 90 दिनों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में लॉक कर दिया। अंदर रोशनी के लिए बस एक बल्ब था जो सिर्फ कुछ घंटों के लिए जलता था, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। जल्द ही रूबिन टूटने लगा, खुद से ही बात करने लगा। उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी जो मानो उसे कह रही हो कि खुद की जान ले लो। हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी और 90 दिन काट लिए। वार्डन ने कहा, नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन रूबिन जानता था कि नहाने के बाद उसे जेल के कपड़े पहनने पड़ेंगे, इसलिए उसने नहाने से मना कर दिया और कहा, अगर तुम लोग मुझे अब भी वही कपड़े पहनाने वाले हो तो मुझे वापस अंदर डाल दो। ये वाला वार्डन इतना बेरहम नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल के कपड़े अरेंज करवा दूंगा। उस पर कोई धारियां या नंबर नहीं है जिससे तुम्हें लगे कि तुम जेल में हो। रूबिन को ये मंजूर था। इसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया। वो जानता था कि बाहर कोई उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए उसे खुद अपने केस की कड़ियां जोड़नी पड़ेंगी। जब उसने कानून की पढ़ाई शुरू की तब उसे एहसास हुआ कि उसका ट्रायल पूरी तरह से अनफेयर था। उसे रंग भेद का शिकार बनाया गया था और इसमें पुलिस से लेकर जज तक सब मिले हुए थे। इसी तरह सजा काटते हुए उसे 7 साल बीत जाते हैं। उसने ट्रायल के लिए दोबारा से अपील की, लेकिन हर बार उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर रूबिन की मदद के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने फेयर ट्रायल के लिए प्रोटेस्ट चालू कर दिया और बस देखते ही देखते ये हर अखबार, हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बन गई। बॉक्सिंग की दुनिया के लेजेंड मोहम्मद अली ने भी रूबिन को अपना सपोर्ट दिखाया और सरकार से फेयर ट्रायल की मांग की। आप सभी बॉब डायलन को तो जानते ही होंगे, हॉलीवुड का एक मशहूर सिंगर। उसने भी रूबिन के लिए अपनी आवाज उठाई और उसके लिए एक गाना लिखा जो लाखों लोगों के लिए आज़ादी का एंथम बन गया। रूबिन की बेगुनाही साबित करने के लिए 2 ट्रायल चलाए गए, पर अफसोस इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो दोनों ट्रायल्स हार गया और अब कोर्ट ने उसकी तीसरी अपील भी रिजेक्ट कर दी थी। अब उसका बाहर निकलना नामुमकिन था, क्योंकि जिस आदमी को 2 ट्रायल्स के बाद भी जीत नहीं मिलती, उसे पब्लिक भी सपोर्ट करना छोड़ देती है। रूबिन ने मे से कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए,
मैं नहीं चाहता तुम यहाँ मुझसे मिलने आओ। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब रूबिन पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी कहानी पढ़कर मार्टिन को बहुत बुरा लगता है। वो रूबिन की मदद करना चाहता था, पर उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आखिर में उसने बस रूबिन को एक लेटर लिखने का फैसला किया। वो रूबिन को बताना चाहता था कि कैसे उसकी लिखी किताब ने उसकी लाइफ में रोशनी की एक किरण जलाई है। लीजा ने मार्टिन को लेटर के साथ कुछ पैसे भी भेजने को कहा, ताकि अगर रूबिन उसे जवाब देना चाहे तो कुछ स्टैम्प खरीद सके। इसके बाद हमें रूबिन को दिखाया जाता है, जिससे सालों से किसी ने बात नहीं की थी। जब उसे मार्टिन का लेटर मिला तो उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसकी लिखी किताब उसे इतनी पसंद आई। रूबिन उसे शुक्रिया अदा करते हुए उसे वापस एक लेटर लिखा और उसे बताया कि उसकी चिट्ठी पढ़कर उसे कितना अच्छा लगा। कुछ हफ्ते बाद मार्टिन ने उसे फिर से एक लेटर भेजा, जिसमें उसने उसे अपने परिवार और अपने कैनेडियन दोस्तों के बारे में बताया। वो ये भी इच्छा जाहिर करता है कि वो उसे मिलना चाहता है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक दिन मार्टिन उसे जेल में मिलने गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक आदमी शांत अकेला बैठा था। वो समझ गया कि यह मिस्टर रूबिन हरिकेन कार्टर हैं। रूबिन ने उसकी हिम्मत की सराहना की, क्योंकि ऐसी जगह आने के लिए सच में हिम्मत चाहिए होती है। उन दोनों ने खूब बातें की। रूबिन ने उसे बताया कि कैसे लिखने की आदत ने उसे आज़ाद कर दिया। उसके लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। जाते जाते उसने मार्टिन को बस यही सलाह दी कि शब्द किसी भी हथियार से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उन्होंने साथ में एक फ़ोटो भी खिंचवाई, जिसे रूबिन ने याद के तौर पर अपने पास रख लिया। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रोज़ मार्टिन अपने कनेडियन दोस्तों के साथ रूबिन से मिलने आता है। एक साथ इतने सारे लोग रूबिन ने आखिरी बार कब देखे थे उसे याद भी नहीं था। उसने सैम, टेरी और लीसा की तारीफ की, क्योंकि वो सच में बहुत भले का काम कर रहे थे। बातों ही बातों में सैम ने रूबिन से उसकी अपील के बारे में पूछा, लेकिन रूबिन अब उसके बारे में और बात नहीं करना चाहता था। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए और यही मुझे इन 4 दीवारों में जिंदा रहने में मदद करता है। मार्टिन ने कहा, लेकिन तुम इनोसेंट हो। मैं बड़ा होकर लॉयर बनूंगा और तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, पर मेरे दोस्तों की बदौलत तुम्हें तब तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम अभी इसी वक्त दोबारा से अपील कर सकते हैं। रूबिन ने अपने 16 साल बस इसी उम्मीद में काटे थे और अब वो इस पर और बहस नहीं करना चाहता था। जाने से पहले मार्टिन ने रूबिन को बताया कि उन्होंने उसके लिए मेल रूम में गिफ्ट रखा है। रूबिन उसे खोलना नहीं चाहता था। उसके अंदर की आवाज उसे कह रही थी कि इन पर भरोसा मत करो, लेकिन रूबिन ने फिर भी उस बॉक्स को ओपन किया और देखा कि उसके अंदर एक बॉक्सिंग रोप था। उसे पहनकर उसने हवा में कुछ मुक्के बरसाए और अपने उन दिनों को याद किया जब वो बॉक्सिंग किया करता था। इसके बाद उन्होंने फाइनली बात करना शुरू किया। लीसा उसे कुछ तस्वीरें और कुछ सामान भेजा करती थी, जिसे इकट्ठा कर करके रूबिन का पूरा सेल भर गया। वो उनके गिफ्ट के लिए बहुत थैंकफुल था, पर एक दिन मार्टिन को कॉल आया और रूबिन ने उसे बताया कि उसकी अपील फिर से रिजेक्ट हो गई है। वो बहुत दुखी था, पर उन चीज़ों के लिए बहुत शुक्रगुजार भी था जो पिछले कुछ हफ्तों में उसके साथ हुई थी। रूबिन ने लिखा कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, उसके लिए शुक्रिया, पर अब वो चाहता है कि वो उसे और लेटर ना भेजें और ना ही उससे मिलने आए। उनका प्यार मुझे कमज़ोर कर देगा। इसके बाद अगले 1 साल तक उसे कोई चिट्ठी नहीं आई, लेकिन एक दिन वार्डन रूबिन के लिए एक पैकेज लेकर आया। उसने जब उसे खोला तो पता चला कि मार्टिन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो और अपने कॉलेज का डिप्लोमा भेजा था। उसे कामयाब होता देख रूबिन की आंखें नम हो गईं। कुछ हफ्ते बाद उसने लीजा को कॉल किया। वो फ़ोन पर ही रोने लगा और उसे बताया कि अब वो यहाँ और नहीं रह सकता, उसे उसकी आज़ादी चाहिए। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। गार्ड ने रूबिन को बताया कि उसे किसी का कॉल आया है। जब रूबिन ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर टेरी था। उसने कहा, बाहर देखो। जब रूबिन ने बाहर देखा तो पाया कि एक होटल की लाइटें बंद चालू हो रही थीं। टेरी ने बताया कि ये हम हैं, हम सभी यहीं शिफ्ट हो गए हैं और जब तक तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं लेते हम यहीं रहेंगे। अगले दिन वो तीनों रूबिन के वकील के पास जाते हैं, जो इस केस पर पिछले 10 साल से काम कर रहा था। उन्होंने भी कहा कि रूबिन को बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में सबने हार मान ली, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। पर लीसा फिर भी एक कोशिश करना चाहती थी। रूबिन ने उन्हें बताया कि बाहर ऐसे कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं यहाँ से बाहर निकलूं। इससे कईयों का काला सच सामने आ जाएगा, इसलिए तुम्हें अलर्ट रहने की जरूरत है। टेरी ने पूछा, उस रात क्या हुआ था, क्योंकि पुलिस ने लिखा है कि गोली रात को 2:45 पर चलाई गई थी। इसके बाद रूबिन ने एक एक करके पूरी कहानी बताई। उसने सारे गवाहों के नाम और उन लोगों के बारे में बताया जिन्होंने उसके खिलाफ गवाही दी थी। चार्जशीट में लिखा गया था कि शूटर जिस कार से भागे थे उसके पीछे की लाइट्स लंबी बो टाई जैसी थी। इसके बाद उन्होंने रूबिन की कार जैसी एग्जैक्ट कार ढूंढ निकाली और पाया कि उसके कार की बैकलाइट चार्जशीट में लिखी बैकलाइट से मेल नहीं खाती। इसी तरह उन्होंने उन सभी झूठों को पकड़ लिया जो चार्जशीट में बोले गए थे। एक रात गार्ड ने रूबिन को बताया कि कोई तुमसे मिलने आया है। रूबिन जब उससे मिलने गया तो उसने देखा कि ये तो डेला था। डेला कहता है, जो तुम कर रहे हो मुझे सब पता है।
वो उसे वार्निंग देता है और कहता है कि अपने दोस्तों को भी बता देना कि वो जिंदा रहें। वहीं दूसरी ओर लीजा उस लेडी के पास जाती है जिसके हस्बैंड ने 16 साल पहले पुलिस को बताया था कि उस रात बार में रूबिन नहीं था। उसकी पत्नी ने बताया कि पुलिस ने उनकी गवाही अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखी और ट्रायल से पहले उनकी मौत भी हो गई। अगले दिन डेला लीसा और उसके दोस्तों से मिलता है। वो कहता है कि ये कनाडा नहीं है, यहाँ के मामलों में अपनी नाक मत अड़ाओ वरना पछताओगे। रूबिन की मदद करके तुम ऐसे दुश्मन बना रहे हो जो कुछ भी कर सकते हैं। उसने उन्हें इस केस से दूर रहने की वार्निंग दी, पर किसी ने भी इसके बारे में रूबिन को नहीं बताया। रूबिन ने कहा उसने अपने सेकंड ट्रायल में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया था, लेकिन उसने ये केस बीच में ही छोड़ दिया और फिर वो हमें कभी नहीं दिखा। अगले दिन लीसा उस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के घर जाती है। पता चला कि उसकी भी मौत हो चुकी है और यहाँ सिर्फ उसकी बेटी रहती है। उसने बताया कि रूबिन के केस ने उसके डैड को बहुत परेशान किया था और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी चले गए थे। लीसा को बस वो नोट्स चाहिए थे जो उन्होंने सालों पहले रूबिन के केस की इन्वेस्टिगेशन करते वक्त बनाए थे। उन्होंने उसके पूरे गराज की तलाशी ली और आखिर में उन्हें एक डायरी मिली जिसके अंदर रूबिन के बारे में कुछ लिखा हुआ था। उसने मेंशन किया था कि जिस रात गोली चली थी उस रात ठीक 2:28 पर जीन वेल नाम की बारटेंडर ने पुलिस को शूट आउट के बारे में रिपोर्ट किया था। यहाँ ये साफ था कि रिपोर्ट में जानबूझकर शूटिंग के टाइम को 2:28 से बदलकर 2:45 किया गया था, क्योंकि इसी वक्त रूबिन क्लब से बाहर निकला था। इसके बाद वो लोग जीन वेल के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था। जीन ने उन्हें कुछ भी बताने से मना कर दिया क्योंकि वो अब इन सब से तंग आ चुकी थी। उन्होंने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, पर सैम को ये पता चला कि पुलिस ने जो 2:45 वाली रिपोर्ट बनाई थी उस पर जीन ने साइन नहीं किया था, क्योंकि वो आखिर तक अपनी बात पर टिकी रही कि गोली 2:28 पर चलाई गई थी। 2:45 वाली चार्जशीट पर उसकी सुपरवाइजर ने साइन करके ये कंफर्म किया था कि मर्डर इसी टाइम हुआ था। अगले दिन रूबिन को उस रिपोर्ट की कॉपी दिखाई गई, लेकिन जब उसने साइन देखा तो वो समझ गया कि ये साइन किसी सुपरवाइजर की नहीं है। वो इस हैंड राइटिंग को बड़े अच्छे से पहचानता था। ये लिखावट डेला पेस्का की थी। इसका मतलब उसने ये रिपोर्ट अपने हाथों से बनाई थी ताकि वो रूबिन को फंसा सके। उनके हाथ लगा ये नया सबूत रूबिन को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी था। उस रात जब लीसा अपने दोस्तों के साथ घर जा रही थी तभी अचानक उसकी कार का पहिया अलग हो गया। उनकी कार कंट्रोल से बाहर होकर एक किनारे जाकर टकरा गई। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन ये बात साफ थी कि किसी ने ये जानबूझकर किया था। अगले दिन रूबिन के लॉयर उससे मिलने आते हैं। वो इस केस को वापस स्टेट कोर्ट में ले जाना चाहते थे, लेकिन रूबिन उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। वो जानता था कि वहाँ बैठे लोग उसके खिलाफ ही फैसला सुनाएंगे। लॉयर ने समझाया कि हम नए सबूतों को स्टेट कोर्ट में दिखाए बिना सीधा फेडरल कोर्ट में नहीं जा सकते। ये इस देश का कानून है, जज हमें लात मारकर बाहर निकाल देगा। रूबिन ने कहा हम इस केस को इंसानियत पर लड़ेंगे। जज हमें निकालने से पहले एक बार हमारी फाइल तो जरूर देखेगा, और एक बार उसने ये सबूत देख लिए तो वो इनसे नजरें नहीं चुरा पाएगा। लॉयर ने कहा अगर उसने तुम्हारे फेवर में फैसला नहीं सुनाया तो जानते हो क्या होगा, तुम्हारी सजा पक्की हो जाएगी, तुम कभी अपील नहीं कर सकते, ये सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। रूबिन के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था। अगर ऐसा हो भी जाता तो उसके लिए क्या ही बदलता, इसलिए वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसे ये केस फेडरल कोर्ट में ही लड़ना था। इसके बाद जब रूबिन को पेशी की तारीख मिली तो उस दिन सभी कैदियों ने रूबिन को उसके ट्रायल के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। जब जज को पता चला कि कोर्ट में नए एविडेंस पेश किए जा रहे हैं तो उसने रूबिन को 2 ऑप्शन दिए। पहला कि ये कि वो उसे वापस स्टेट कोर्ट में भेज दे, या दूसरा कि ये कि वो इस केस को लड़ सकते हैं, लेकिन अगर रूबिन को फिर से दोषी पाया गया तो ये सारे सबूत ऑफिशियली कैंसिल कर दिए जाएंगे। लॉयर ने रूबिन को समझाया कि ये आदमी पक्का हमारे खिलाफ फैसला सुनाएगा, हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन रूबिन ने अपना मन बना लिया था। इसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। सामने वाले वकील ने कहा ये आदमी 1 नहीं 2 बार दोषी ठहराया गया है, ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं। जज अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि तभी रूबिन ने कहा कि वो कुछ कहना चाहता है। उसने कहा प्लीज इन नए सबूतों को ध्यान में रखकर फैसला कीजिएगा। मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल जेल में काटे हैं उन गुनाहों के लिए जो मैंने कभी किए ही नहीं। सच से और अपने फर्ज से मुंह मत मोड़िएगा। ये कानून बनाए गए हैं इंसाफ के लिए, इनका मकसद हमारी सोच से कहीं बड़ा है, उसे बर्बाद मत कीजिए। ये सुनने के बाद जज ने रेसेस ब्रेक लगा दिया और कहा कि वो अपना फैसला ब्रेक के बाद सुनाएगा। रूबिन ने मार्टिन से कहा कि नफरत ने मुझे जेल में डाला है, लेकिन तुम सबका प्यार मुझे यहाँ से आज़ाद करेगा। जल्द ही सभी कोर्ट रूम में इकट्ठा हुए। जज ने कहा कि वो इस फैसले पर इतनी आसानी से नहीं पहुंचे। लीसा को एक पल के लिए लगा कि शायद फैसला रूबिन के खिलाफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने रूबिन के पक्ष में फैसला सुनाया। खुशी से पूरा कोर्ट रूम तालियों और जश्न से गूंज उठा। सबके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। रूबिन जब कोर्ट से बाहर निकला तो दर्जनों रिपोर्टर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रूबिन की नजरें सिर्फ ऊपर थीं। वो खुले आसमान को निहार रहा था, जैसे सालों बाद आज सच में सांस ली हो। बीते 20 सालों में उसने बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि सब कुछ फिर से उसका है।
जल्द ही कोर्ट ने जॉन को भी रिहा कर दिया, जो उसी केस में उसके साथ जेल गया था। आखिर में हमें रूबिन हरिकेन कार्टर की कुछ असली तस्वीरें दिखाई जाती हैं। साल 1993 में बॉक्सिंग एसोसिएशन ने उसकी 20 साल की इस लड़ाई को सम्मान देते हुए उसे वर्ल्ड चैंपियन का खिताब दिया। आगे चलकर रूबिन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर बना, जिसका काम था उन लोगों को इंसाफ दिलाना जिन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया था। इसके बाद वो मार्टिन और उसके दोस्तों के साथ कनाडा चला गया, जहां उसने अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिताई। साल 2014 में रूबिन हरिकेन कार्टर इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।